Greetings 12th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. And today we are going to do last part of the chapter, the crisis of democratic order. I hope whatever we have done till now, it's clear to all of you. And you are able to understand all of the major things related to emergency. You are also able to understand that what were the impacts of emergency over the country, over the citizens of the country. Right? I hope all these things are completely clear to all of you. We have also understood lessons from emergency. What are positive, what are negative. Along with that, what there are some legacy also कि विरासत में हम लोगों को क्या मिला उन पर्टिकुलर थिंग से. तो legacy क्या थी, मतलब हमें बदले में क्या मिला. ये आप लोगों ने इतना खराब, हम लोगों ने इतना खराब फेस देखा, बट व्हाट आर द legacy. क्योंकि कोई भी जब इतना बड़ा इंसिडेंट होता है तो उसकी कुछ ना कुछ लीगेसीज होती हैं, कुछ परंपराएं होती हैं. जैसे हम बोलते हैं कि हमें फ्रीडम स्ट्रगल से, हमारी ये फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम से लीगेसी चली आ रही है. तो उस पर्टिकुलर इमरजेंसी टाइम पीरियड की क्या लीगेसी है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. सो लेट अस स्टार्ट नाउ. बट वॉज इट ओनली अ केस ऑफ रिटर्न ऑफ इंदिरा गांधी. हम लोगों ने क्या पढ़ा कि दोबारा से फिर इलेक्शंस होते हैं, राइट, और दोबारा से फिर कांग्रेस जीत जाएगी. तो क्या ये जो लीगेसी थी, क्या ये सिर्फ कांग्रेस का रिटर्न था, इंदिरा गांधी का रिटर्न था. बिटवीन द इलेक्शंस ऑफ 1977 एंड 1980 द पार्टी सिस्टम हैज चेंज ड्रामेटिकली. क्योंकि 1977 से 80 के बीच में ड्रामेटिकली पार्टी सिस्टम चेंज हुआ था, राइट. क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा था कि लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स थे पीएम बनने के रिगार्डिंग, और इसीलिए कोई एक ऐसा लीडर बन ही नहीं पाया जिस पर सभी एग्री हो जाएं. इसलिए दो बार गवर्नमेंट क्या होती है, बीच में कहीं ना कहीं दो बार गवर्नमेंट कोलैप्स होती है, राइट, और फिर फाइनली दोबारा से अगेन इलेक्शंस की बात होती है. So, since 1969, the Congress party had started shedding its character as an umbrella party which accommodated leaders and workers of different ideological dispensations and viewpoints. अभी देखो, जब लास्ट चैप्टर्स आप लोग रीड करके आए हो, आपने क्या स्टडी किया अभी तक कि हम लोगों ने कांग्रेस को ना एज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हमने रेफर किया. क्यों? क्योंकि ये वो एक ऐसी पार्टी थी जिसमें सारे के सारे लीडर, सारे के सारे वर्कर, सारे के सारे डिफरेंट आइडियोलॉजिकली जितने भी आइडियाज थे सभी को इंपॉर्टेंस मिल रहा था. द कांग्रेस पार्टी नाउ आइडेंटिफाइड इटसेल्फ विद अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी क्लेमिंग टू बी द ओनली सोशलिस्ट एंड प्रो पुअर पार्टी. अब देखो, अब अभी तक आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, कांग्रेस की एक इमेज बनी हुई है, और वो इमेज क्या है कि एक ऐसी पार्टी है जो सभी जितने भी शेड्स हैं, चाहे वो पुअर हैं, रिच हैं, सोशलिस्ट हैं, मार्क्सिस्ट हैं, सभी को इंपॉर्टेंस मिलेगा, राइट. तो अब देखो फिर क्या है, अब इसके बाद लेकिन अब जो सिस्टम हो रहा है वो क्या है. अब कांग्रेस पार्टी खुद को किस फॉर्म में आइडेंटिफाई कर रही है कि एक ऐसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी जो सिर्फ क्लेमिंग टू बी द ओनली सोशलिस्ट. लेकिन अब कांग्रेस खुद को क्या दिखा रही है, वो एक सिंगल ऐसी पार्टी है, एक सिंगल सोशलिस्ट पार्टी है, और क्या है, विद अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, जिसकी एक बहुत पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है, राइट. अब उसके बाद, और वही एक ऐसी सिंगल पार्टी है जो प्रो पुअर है, मतलब जो पुअर जो सेक्शन है सोसाइटी का उसके लिए भी वर्किंग है. मतलब अब कांग्रेस ने अपनी कहीं ना कहीं एक इमेज चेंज करने की कोशिश की कि हम ही भाई एक्चुअल में ऐसे लोग हैं जो प्रो पुअर की बात सुन रहे हैं, जो रिप्रेस्ड ग्रुप है सोसाइटी का उसकी हम लोग बात सुन रहे हैं. So thus, with the early 1970s, the Congress political success depend on attracting people on the basis of sharp social and ideological division and the appeal of the leader Indira Gandhi. अब अगर आप इसको विजुअलाइज करोगे, इसको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो, तो जब अर्ली 1970s आते हैं ना, मतलब 1971, 72, ये वाला जब फेज आता है, तो आप लोगों ने देखा था ना गरीबी हटाओ. मतलब वहां पे क्या कर रही थी इंदिरा गांधी, शी वॉज ट्राइंग टू अटेन द अटेंशन ऑफ दोज पीपल हु आर पुअर पीपल. समझ आया. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या करने की कोशिश कर रही है, यहाँ पे कांग्रेस एक ऐसा सिस्टम अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही है, लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है कि जो सोशली आइडियोलॉजिकली कहीं ना कहीं ऐसे वीक पीपल हैं, और कांग्रेस ऐसा दिखाने की कोशिश करी दैट यस वी आर द सिंगल पार्टी ओनली जो सभी के लिए वर्क करेगी. समझ आया. तो मतलब उसी बेस पे इंदिरा गांधी कहीं ना कहीं अपील करती आ रही है. With the change in the nature of the Congress party, other opposition parties relied more and more on what is known in Indian politics as non-Congressism. अब उसके बाद, इस चेंज के बाद, जो अदर ऑपोजिशन पार्टीज थी उन लोगों ने बार बार अब क्या करना शुरू कर दिया कि एक्चुअल में क्या है इंडियन पॉलिटिक्स में जो नॉन कांग्रेसिज्म है, राइट. They also realized the need to avoid a division of non-Congress votes in the elections.
और उन्होंने रियलाइज किया कि अब देखो, क्योंकि इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया कि मैं पुअर लोगों के लिए वर्क करने वाली हूं, तो अब जो एंटी वाले लोग हैं, अपोजिशन वाले लोग हैं, उन्होंने रियलाइज किया कि अब जरूरत ये है कि नीड टू अवॉइड अ डिवीजन ऑफ नॉन कांग्रेस वोट्स इन द इलेक्शन। जो नॉन कांग्रेस लोग हैं ना, उनको अवॉइड करो, उनकी डिवीजन को। दिस फैक्टर प्लेड अ मेजर रोल इन द इलेक्शंस ऑफ 1977। आप लोगों ने पढ़ा ना 1977 का इलेक्शन, कि जहां पे हम लोगों ने देखा पहली बार मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, पीएम बनाया जाएगा। मतलब यहां पे कांग्रेस ने, अब देखो ये स्टार्टिंग का फेज है, ये मत समझना आप सिर्फ इमरजेंसी वाली चीजें पढ़ रहे हो, और इमरजेंसी की पहले वाली भी चीजें आप इसमें स्टडी कर रहे हो, कि इंदिरा गांधी ने कहीं ना कहीं खुद को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की एक ऐसी फॉर्म में कि वो सारे के सारे रिप्रेस ग्रुप को लीड कर रही हैं, राइट। तो अब जब उन्होंने सभी का माइंड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो अब अदर पार्टीज भी तो कुछ ना कुछ करेंगी। तो उन लोगों के माइंड में क्या आया, उन लोगों के माइंड में ये आया कि अब हम इस पर्टिकुलर पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को कैसे हटा सकते हैं। तो इसीलिए अब उन लोगों को सोल्यूशन क्या मिला, सोल्यूशन वाज ओनली वन, कि जो नॉन कांग्रेस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, अब ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, बट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज वो लोग भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, राइट। कोई प्रजा सोशलिस्ट है, राइट, कोई क्या है, खुद को कम्युनिस्ट बताता है, कोई मार्क्सिस्ट बताता है, लेकिन वो सारे कॉमन वे में अगर आप देखते हो, दे आर द पार्ट ऑफ एंटी कांग्रेस ना। उनका मेन गोल क्या है, एंटी कांग्रेस को एस्टैब्लिश करना। तो यहां पे अब उन लोगों के माइंड में क्या आया, उन लोगों के माइंड में ये आया कि अगर कांग्रेस को हटाना है, सो व्हाट दे विल हैव टू डू, उन लोगों को जो नॉन कांग्रेस पीपल है ना, नॉन कांग्रेस वोट्स हैं, उनको डिवाइड होने से रोकना पड़ेगा, उनके डिवीजन को रोकना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली ये फैक्टर पे उन लोगों ने कंबाइन होकर एफर्ट्स लगाए, और फाइनली 1977 में उनको इलेक्शंस में रिजल्ट भी देखने को मिले, राइट। आप लोगों ने देखा ना, इस तरह कांग्रेस पहले कभी भी नहीं हारी, जैसे 1977 के इलेक्शंस में लोकसभा का कहीं ना कहीं वो इलेक्शन हार गई थी। Although it was a quick impact of emergency also, but even then, क्योंकि लोग opposition पे इतने large scale पे combine हुए थे, that was also the reason for that, right? So in an indirect manner, the issue of welfare of the backward caste also began to dominate politics since 1977. लेकिन यहां से एक चीज बड़ी अच्छे से समझ आई, वो क्या समझ आई, कि अगर पॉलिटिक्स में किसी पर्टिकुलर पार्टी को रूल करना है, किसी को खुद को एक टाइप से ऐसे एस्टेब्लिश करना है, तो उनको ऐसे ग्रुप्स को, जो पुअर पीपल हैं, बैकवर्ड क्लास है, SC STs हैं, बैकवर्ड क्लास है, BC क्लास है, आप उनको पीछे छोड़ के पॉलिटिक्स में ओवरकम नहीं कर सकते। समझ आया, मतलब आपको सभी लोगों को साथ में लेके चलना ही पड़ेगा। As we see above, the results of 1977 elections were at least partly due a shift among the backward caste of North India. इसीलिए आप लोगों ने क्या देखा, नॉर्थ इंडिया में आप लोगों ने क्या देखा, जब इंदिरा गांधी ने कहीं ना कहीं हार्श पॉलिसी इंप्लीमेंट की, तो बिकॉज ऑफ दीज पीपल, बैकवर्ड पीपल ओनली, नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। हम लोगों ने देखा था बड़े अच्छे से, जहां पर ग्रीन ग्रीन हम लोगों को दिख रहा था, तो हमने क्या देखा, वहां से कांग्रेस गायब हो गई थी। फॉलोइंग द लोकसभा इलेक्शंस, मैनी स्टेट्स आल्सो हेल्ड असेंबली इलेक्शन, right? In 1977, again the northern states elected non-Congress government, in which the leaders of the backward caste play an important role. मतलब यहाँ जो चीजें सीखने को मिली, मतलब यहाँ से क्या चीजें हमारे सामने आ रही हैं, एक तो हमारे माइंड में ये आ रहा है कि अगर कोई ऐसी पार्टी है जो सारे के सारे सिस्टम को कंट्रोल करती है, तो अगर आपको उसको कहीं ना कहीं पावर से बाहर करना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, उस पार्टी के अगेंस्ट जितनी भी वोट्स हैं उनको डिवाइड होने से रोकना पड़ेगा, उनके डिवीजन को रोकना पड़ेगा। समझ आया। और दूसरा क्या समझ आया, दूसरा सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज के माइंड में ये चीजें बड़ी क्लियर हो गई कि अगर हमें सिस्टम अडॉप्ट करना है, कोई अगर हमें विन करना है इलेक्शंस को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो बैकवर्ड क्लास हैं उनके सपोर्ट को गेन करना पड़ेगा, एंड दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि 1971 के इलेक्शंस में इंदिरा गांधी, बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ दीज पीपल ओनली, राइट, क्योंकि जब उन्होंने गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया, तो सारे के सारे पुअर सेक्शन कंबाइन हो गए आकर इंदिरा गांधी के साथ। तो यहां से क्या समझ आया कि ये जो पॉवर्टी है सोसाइटी की, इसको भी एज अ वोट बैंक यूज किया जा सकता है, और आज तक ये चीजें होती आ रही हैं। और अगेन 1977 के इलेक्शन में क्या देखा कि अगेन जब नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी, उसका रीजन भी क्या थी, बैकवर्ड क्लासेस थी। क्यों, क्योंकि बैकवर्ड क्लासेस के लीडर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्रूशियल रोल प्ले किया, राइट। इसीलिए आज भी हमारी कंट्री में कास्ट एक इंपॉर्टेंट इश्यू बनता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन। द इश्यू ऑफ रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस बिकेम वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल इन बिहार, एंड फॉलोइंग दिस द मंडल कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय द जनता पार्टी। अब देखो क्या बात, आप लोगों ने स्मॉलर क्लासेस में पढ़ा होगा, लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, मंडल कमीशन। मंडल कमीशन बेसिकली क्यों आया था, जो हमारी कंट्री की बैकवर्ड क्लासेस के लिए ना
एससी क्लासेस बेसिकली, उनके लिए वो 27% रिजर्वेशन के लिए आया था, जो बैकवर्ड क्लासेस होती हैं, राइट। तो अब देखो यहाँ पे क्या किया, इसके लिए ही मंडल कमीशन आया। तो देखो ये इंपैक्ट किसका है, ये इंपैक्ट उस चीज का है जब हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को ना ये समझ आया कि आप तब तक रूल नहीं कर सकते जब तक सोसाइटी का पुअर सेक्शन आपके साथ नहीं है, जब तक जो रिप्रेस्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड कास्ट है, वो आपके साथ नहीं है, तो कोई भी पार्टी रूल कर ही नहीं सकती है। तो मतलब गवर्नमेंट को ये सारी चीजें समझ आना शुरू हो गई, और उसके लिए फिर स्पेशली मंडल कमीशन बना, और 27% रिजर्वेशन का कंसेप्ट आप सबको पता होगा। जो और देखो पहले जब हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट किया तो हमने क्या किया था कि 10 ईयर्स तक रिजर्वेशन इंप्लीमेंट होती चली जाएगी, बट आज तक भी वो रिजर्वेशन कंटिन्यूसली गोइंग ऑन है। क्यों है? क्योंकि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को पता है कि रिजर्वेशन एक ऐसा टूल है जिसको यूज करके वो लोगों से वोट को इजीली गेन कर सकते हैं। अभी देखो इलेक्शंस के टाइम पीरियड में ये बीजेपी ने जो फीमेल रिजर्वेशन है, विमेन रिजर्वेशन है, क्यों उसको पास कर दिया? क्योंकि उनको पता है रिजर्वेशन एक वो ऐसी नब्ज है जिसके थ्रू आप लोगों का इंटेंशन गेन कर सकते हो, अट्रैक्शन गेन कर सकते हो। और ये चीजें आज से नहीं, हमारी पॉलिटिक्स में ये स्टार्टिंग से चलती आई हैं। So you will read more about this and about the role of the politics of backward caste in the last chapter. आप last chapter में सारी चीजें स्टडी करने वाले हो। The elections after the emergency set off the process of this change in the party system. और ये वो सारे चेंजेस थे जो हम लोग इमरजेंसी के बाद हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में देखते आए, राइट? The emergency and the period around it can be described as a period of constitutional crisis. अब देखो चैप्टर का नेम क्या था? The crisis of democratic order, राइट? तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को क्या बोला गया, इसको डिस्क्राइब किया जाता है एज अ पीरियड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। क्यों? बिकॉज इट हैड इट्स ओरिजिन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल ओवर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द पार्लियामेंट एंड जुडिशरी। क्योंकि देखो इसको देखो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्यों बोला जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़े थे ना कि लेजिस्लेचर की अथॉरिटीज कहां तक होनी चाहिए, जुडिशरी की अथॉरिटी कहां तक होनी चाहिए, तो वहां से कॉन्ट्राडिक्शन शुरू हुए थे, राइट? बट उसके बाद फिर क्या हुआ? इट वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस। लेकिन साथ ही साथ पॉलिटिकल क्राइसिस भी हो गया क्योंकि हमारी कंट्री में गवर्नमेंट बन रही है, कोलैप्स हो रही है, पॉलिटिकल सिनेरियो पूरा का पूरा चेंज हो रहा है, फिर इमरजेंसी लग रही है। तो समझ आया? मतलब पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी बोला जाता है क्योंकि एक तो कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटीज के रिगार्डिंग कन्फ्लिक्ट्स हैं गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के अंदर, और दूसरा क्या है? पॉलिटिकल क्राइसिस भी है। इसलिए इस टाइम पीरियड को क्या बोला जाता है कि डेमोक्रेसी के लिए ही क्राइसिस है, राइट? So, अब उसके बाद द पार्टी इन पावर हैड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड येट इट्स लीडरशिप डिसाइडेड टू सस्पेंड द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। और ऐसा क्यों हुआ? देखो इमरजेंसी क्यों इंप्लीमेंट हो पाई? क्योंकि कांग्रेस मेजॉरिटी के साथ बैठी थी, इसलिए सारा का सारा सिस्टम आप लोगों ने देखा कि उनकी डिजायर्स के अकॉर्डिंग चेंज होना शुरू हो गया। इवन सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में डिसीजन देना शुरू कर दिया था। हाई कोर्ट जो कुछ अगेंस्ट में कुछ डिसीजन दे रहे थे, उनके डिसीजन को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। तो ये सारी की सारी चीजें क्या दिखा रही हैं कि ऐसी लीडरशिप अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी तो कहीं ना कहीं वो कंट्री में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हर्ट कर रही थी। द मेकर्स ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन ट्रस्टेड दैट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वुड बेसिकली अबाइड बाय द डेमोक्रेटिक नॉर्म। और हम क्योंकि देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने चीजें इसलिए नहीं बनाई थी, हमने पावर्स का डिवीजन क्यों किया है? क्लियर कट डिवीजन है पावर्स का। और वो क्यों? क्योंकि हमें ट्रस्ट था कहीं ना कहीं कि जो हमारी कंट्री की पॉलिटिकल पार्टीज होंगी ना, वो बेसिकली डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करने वाली होंगी, मतलब अबाइड नहीं करेंगी उसको, राइट? अब उसके बाद क्या करेंगी? मतलब वो उससे बाइंडेड होंगी, उसको ओवरकम करने की कोशिश नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड दिस काइंड ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स इन आवर कंट्री। So even during the emergency, when the government would use extraordinary powers, its use would be within the norms of the rule of law. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने देखो जो इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं, इमरजेंसी लगी क्यों लगी? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 352 है, 60 है और आर्टिकल 356 है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब वो आर्टिकल्स हैं, वो चीजें मेंशन है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि इन चीजों को यूज कब करना? जब कंट्री की सिचुएशन खराब है। आपको अपने पर्सनल इंटेंशन के लिए, पर्सनल बेनिफिट्स के लिए चीजें यूज नहीं करनी। समझ आया? तो लेकिन अब यहाँ पे चीजें ऑपोजिट हो रही हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के दिमाग में क्या था कि अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन भी होती है, अगर कोई इमरजेंसी जैसी सिचुएशन भी होती है, तो उस टाइम पे भी हमारी गवर्नमेंट क्या करेंगी? दे विल बी फॉलोइंग रूल ऑफ लॉ, क्योंकि उनको ट्रस्ट था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना इस वैल्यूज के साथ है,
right? This expectation led to the wide and open-ended powers given to the government in the times of emergency. क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स के दिमाग में क्या था कि जो हमारी गवर्नमेंट बनेगी ना वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनेगी, और इसीलिए आप लोगों ने देखा कि इमरजेंसी के टाइम पीरियड में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी कितनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है. हम लोगों ने पढ़ा ना बड़े अच्छे से. तो इट मीन्स ये हमने क्यों किया था? बिकॉज वी वर हैविंग ट्रस्ट. हमें ट्रस्ट था पूरा का पूरा कि हमारी गवर्नमेंट उन इमरजेंसी की पावर को मिसयूज नहीं करेगी, राइट? और इसीलिए हम लोगों ने इतनी ज्यादा एक्सेस क्वांटिटी में पावर्स प्रोवाइड करवा दी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी. सो दीज वर अब्यूज्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी. लेकिन इन सारी की सारी वैल्यूज को खत्म कर दिया, धराशायी कर दिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी. वी हैव क्लियर कट सीन इट, है ना? सो दिस पॉलिटिकल क्राइसिस वाज मोर सीरियस देन द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस. और ये क्राइसिस जो है, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो क्या कि आइडियाज में कंफ्लिक्ट है लेजिस्लेचर के और जुडिशरी की, राइट? वो तो कोई बात नहीं, चलो हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास. लेकिन यहां पे क्या होगा? यहां पे एक ऐसा सिस्टम है, यहां पे एक ऐसा सिस्टम अराइज हो गया जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल क्या हो गया? पॉलिटिकल क्राइसिस. पॉलिटिकल क्राइसिस कैसा सिस्टम अराइज हो गया कि अब एक ही पॉलिटिकल पार्टी सारे के सारे सिस्टम को यूज कर रही है. तो वो क्या हो गया कंट्री के लिए? वो पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया. और ये ज्यादा सीरियस था कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की कंपैरिजन में, राइट? क्योंकि यहां पे सिर्फ एक दूसरे के अगेंस्ट में चीजें नहीं चल रही थी, बल्कि कॉमन पीपल उस चीज का सबसे बड़ा विक्टिम थे, सबसे बड़ा शिकार कॉमन पीपल हो रहे थे. इसीलिए इसको डिस्क्राइब किया गया है ज्यादा सीरियस क्राइसिस इन कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस. समझ आया? द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर. क्यों? क्योंकि पॉलिटिकली भी क्राइसिस चल रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशनली भी क्राइसिस चल रहे हैं, राइट? So another critical issue that emerged during this period was the role and extent of mass protest in parliamentary democracy. और एक जो दूसरा इशू सामने आया वो ये प्रोटेस्ट वाला. आप लोगों ने पढ़ा था ना, हम लोगों ने पढ़ा था कि जेपी नारायण की लीडरशिप में लोग पहुंच गए दिल्ली. पढ़ा था हम लोगों ने. तो इस चीज में क्या बताया कि एक और फेज आया हमारी कंट्री में, एक और इशू इमर्ज होके आया. वो क्या था कि लोग कितना प्रोटेस्ट कर सकते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में. क्योंकि देखो अगर इतने ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स होंगे तो लोग क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे. लेकिन ये प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं स्मूथ गवर्निंग के अगेंस्ट में ना पाथ में हर्डल क्रिएट करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर अट्रैक्शन उसी की तरफ रहता है. अब देखो जैसे फार्मर प्रोटेस्ट हुआ तो हमारी कंट्री का सिस्टम, बहुत सारा सिस्टम, पुलिस फोर्स और ये सब वहीं पे लगे हुए थे. क्यों? क्योंकि सभी को पता था कि कहीं कोई वायलेंस ना हो जाए. तो जो अटेंशन कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यूज होना चाहिए, वो अटेंशन कहां पे लग रहा है? उस मॉब को कंट्रोल करने के लिए, उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए. तो इसमें एक और इशू अमर्ज हुआ, और वो इशू कौन सा था कि हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो लोग कितना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, मास प्रोटेस्ट, वो इशू भी अराइज हुआ. सो देयर वाज क्लियरली अ टेंशन बिटवीन इंस्टीट्यूशन बेस्ड डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन स्पॉन्टेनियस पॉपुलर पार्टिसिपेशन. अब यहां पर एक क्लियर टेंशन क्या थी कि अब जो डेमोक्रेसी है वो कैसी होनी चाहिए? वो डेमोक्रेसी क्या वो इंस्टीट्यूशन बेस्ड होनी चाहिए? मतलब जो हमने हमारी गवर्नमेंट को पावर दे दी, क्योंकि देखो वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन ले रहे. क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, हमने उन लोगों को अथॉरिटी दी है, हमने उन लोगों को इलेक्ट किया है, दैट्स व्हाई दे आर रिप्रेजेंटिंग अस, और वो हमारे बिहाफ पे लॉ बना रहे हैं. बट एक्चुअल में क्या चीजें होनी चाहिए कि पॉपुलर पार्टिसिपेशन. अगर हमने उन लोगों को सारे के सारे राइट्स दे दिए तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? वो हमारे ऊपर, हमने उन लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया, लेकिन वो कंप्लीटली रूल एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर सकते हैं और डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट होने की भी कोशिश कर सकते हैं. ऑल दीज थिंग्स वी हैव अंडरस्टूड इन अ वेरी फेयर मैनर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी. तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम है, जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, वो फिर क्या खत्म कर सकती है? पॉपुलर पार्टिसिपेशन को खत्म कर सकती है. क्योंकि आप लोगों ने क्या पढ़ा? प्रेस के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल था, फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो गए, लोगों के पास कोर्ट्स तक में जाने की फ्रीडम नहीं है. तो ये चीजें वही दिखा रही है ना हम लोगों को, टेंशंस हैं, राइट? तो मतलब कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के ऊपर भी क्वेश्चनिंग होना शुरू हो गई है यहाँ पे. दिस टेंशन में बी अट्रीब्यूटेड टू द इनएबिलिटी ऑफ द पार्टी सिस्टम टू इनकॉर्पोरेट द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल. और इसके अलावा क्या हम लोगों को समझ आया कि जो हमारी कंट्री का पार्टी सिस्टम है वो लोगों की एस्पिरेशंस को भी कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं कर पा रहा, वो इनकॉर्पोरेट कर रहा है. क्योंकि देखो हालांकि हमने क्या देखा, हमारी पार्टीज नहीं कर पाई, ये भी सिस्टम कहीं ना कहीं हम लोग यहां से सीख पाए, राइट? और ये जरूरी है कि लोगों की एक्सपिरेशन को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. क्योंकि देखो जब 1977 में इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में अदर जो अपोजिशन पार्टी थी वो जीत गए, बट क्यों नहीं गवर्नमेंट स्टे कर पाई? क्योंकि लोगों के दिमाग में यही आया कि हमने जिन एक्सपेक्टेशन के साथ इनको गवर्नमेंट में एक टाइप से अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, वैसे तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा ना,
राइट? तो मतलब एक और चीज क्या है कि आप पावर में बैठे हो बट वाई यू आर सिटिंग देयर, क्योंकि लोगों ने आपको वहां पे बिठाया है। आप सर्वा नहीं हो, आप लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले हो। दैट्स वाई गवर्नमेंट विल हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, राइट? In the next chapter, we shall study more of the manifestation of this tension, a particular debates around regional identity. अब इससे नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो रीजनल आइडेंटिटी, जब रीजन के बेस पे आइडेंटिटी की डिमांड्स होना शुरू हो जाती हैं। आप लोगों ने अभी भी देखा है ना, हम लोगों ने डीएमके, एआईडीएमके पार्टीज देखी, जो रीजनल लेवल की पार्टी स्ट्रांग हो जाती हैं। तो अब उन रीजनल डिमांड्स का क्या इंपैक्ट पड़ेगा हमारी कंट्री के ऊपर, दैट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर। आई होप चैप्टर आपको कंप्लीटली क्लियर है। अब लेट अस वॉच अ मूवी। अब ये क्या है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी। देखो, ऑलवेज आई से कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि उसमें क्या होता है, साहित्य, आप लोगों ने भी सुना होगा ना, साहित्य समाज का दर्पण है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो हमेशा हमारी सोसाइटी की रियलिटी शो करने की कोशिश करता है, राइट? आप लोग जो मूवीज में देखते हो, कहीं ना कहीं वो सोसाइटी में चीजें हैपन हो रही, वो क्राइम सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तभी वो मूवीज में दिखा रहे हैं, राइट? तो यहां पर भी क्या है, ये मूवी सिद्धार्थ, विक्रम एंड गीता आर 3 स्पिरिटेड एंड सोशली एंगेज स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स हैं, राइट? ग्रेजुएटिंग फ्रॉम दिल्ली, दे फॉलो डिफरेंट पाथ। दिल्ली से ग्रेजुएट होने के बाद अलग अलग पाथ अडॉप्ट कर लिया। जैसे कि सिद्धार्थ इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजीज ऑफ सोशल रिफॉर्मेशन। मतलब एक वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है रेवोल्यूशनरी, मतलब रेवोल्यूशन के साथ सब कुछ चेंज कर दो, पूरा का पूरा ड्रास्टिकल चेंज कर दो। विक्रम इज इन फेवर ऑफ अचीविंग सक्सेस इन लाइफ। विक्रम क्या चाहता है कि उसको लाइफ में सक्सेस मिले, वट एवर द कोस्ट, मतलब कुछ भी कोस्ट हो। लेकिन देखो, सक्सेस के लिए आप लोग अगर पाथ अच्छे नहीं चुनोगे ना, सक्सेस का कोई बेनिफिट नहीं है, राइट? उसके बाद द फिल्म नरेट्स द स्टोरी ऑफ देयर जर्नी टुवर्ड्स द गोल्स एंड द अंडरलाइंग डिसअपॉइंटमेंट्स। अब ये मूवी इसी के बारे में है। तो कहीं ना कहीं देखो, मूवीज क्या दिखा रही कि कैसे कैसे एस्पिरेशंस के थ्रू लोग क्या क्या कर देते हैं, वही सारी चीजें। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि इंदिरा गांधी ने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करवा दिया कंट्री में। कहीं ना कहीं चीजें उसके साथ कनेक्ट करके आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, राइट? उसके बाद दिस फिल्म इज सेट ऑन द बैकग्राउंड ऑफ द 70s, जो हमारी कंट्री का पॉलिटिकल सिनेरियो है ना, उसके ऊपर ही बेस्ड है ये। कैसे? द यंग कैरेक्टर आर प्रोडक्ट्स ऑफ द एक्सपेक्टेशन एंड आइडियलिज्म ऑफ द पीरियड। और जो यंग कैरेक्टर्स हैं इस मूवी में, वो सारे के सारे क्या है, वो प्रोडक्ट्स हैं किसका? जो एक्सपेक्टेशन होती है आइडियलिज्म के रिगार्ड, और आइडियलिज्म होता है कि रियलिटी क्या है और आइडियलिज्म क्या है, उन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं ना, उसके प्रोडक्ट है सारे के सारे तीनों बच्चे। So Siddharth is not successful in his ambition to stage a revolution, but is so involved in the plight of the poor that he begins willing their uplift for than revolution. मतलब सिद्धार्थ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था ना, देखो सिद्धार्थ, राइट? आप लोगों ने पढ़ा सिद्धार्थ इज द स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ रेवोल्यूशनरी। अब देखो क्या वो अपने एम्बिशन में सक्सेसफुल नहीं होता रेवोल्यूशन वाले फेज में, बट वो फिर किसमें इंक्लूड हो जाता है, वो खुद को इंक्लूड कर लेता है, लोगों की जो पुअर पीपल है ना, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए वो वर्क करना शुरू कर देता है। On the other hand, Vikram becomes a typical political fixer, but is constantly ill at ease. मतलब अब क्योंकि देखो विक्रम के बारे में आपने क्या पढ़ा कि वो चाहता है सक्सेस मिले, चाहे कैसे भी मिले, at any cost. And as I told you कि वो आप जिस मेथड से सक्सेस गेन करना चाह रहे हो ना, that should be also appropriate. लेकिन यहां पे वो क्या करता है, इल मेथड्स यूज करता है, राइट? वो पॉलिटिकल फिक्सर बन जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या दिखाती हैं कि आपका अगर विजन भी अच्छा है ना, तो उस विजन के लिए आपको जो मेथड्स हैं, दे शुड ऑल्सो बी फाइन, दे शुड ऑल्सो बी एप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू योर विजन, राइट? और यही सारी चीजें आपको बड़े अच्छे मैनर में यहाँ पर विजिबल होती हैं। इस मूवी में भी वो सारी की सारी चीजें दिखाई गई हैं, राइट? तो आई होप चैप्टर इज कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इन नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टार्ट इट्स एक्सरसाइज पोर्शन, ओके? But if you are having any kind of doubts and queries, you can ask your doubts in comment section. In the next class, when we will meet, we will do NCERT solution. Okay? Till then, keep learning, keep revising, and stay connected definitely. Thank you. Thanks a lot.